अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है जी रिवीजन क्लास का। रिवीजन क्लास 7 है हमारी, ठीक है, जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन्वेंटरी। ये हमारी IKF की बुक का चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 7। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, और इसके बाद अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग वो हमने डिस्कस करना है। चलिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जितना हो सका 1 घंटे सवा घंटे के अंदर इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसको स्टार्ट करने से पहले तीन हमारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो थे रिलेटेड टू द डेप्रीसिएशन चैप्टर वो ज़रा रह गए थे। अच्छा जी, वो बिल्कुल 2-3 मिनट में हो जाएंगे, वो ज़रा सुन लें। लैंड जो है वो कभी भी डेप्रीशिएट, भाई लैंड कभी भी डेप्रीशिएट नहीं होगी, लैंड कभी भी डेप्रीशिएट, एक बात। दूसरी बात, जो हम डेप्रीसिएशन निकालते हैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट्स एक मेथड है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, हमने उसमें एक उस मेथड में एक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट हमारे पास है, अगर प्लांट बिजनेस के पास है लेकिन बिजनेस अवेलेबल फॉर यूज है, लेकिन बिजनेस ने उसे यूज नहीं किया, ठीक है, उससे प्रोडक्शन नहीं की, उससे प्रोडक्शन नहीं की, वो आइडल पड़ा रहा, वो आइडल पड़ा रहा, फारिग पड़ा रहा, ठीक है भाई, फारिग पड़ा रहा। जैसे आप लोग पहले, आप तो माशाल्लाह पेपर आप तो आप पढ़ते हैं, वो प्लांट जो था वो बिल्कुल ऐसे वेला पड़ा रहा। अब आप मुझे बताएं, क्या डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है ना उससे, डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है। प्लांट जो है वो आइडल है, वो प्रोडक्शन उससे नहीं हो रही, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज तो है ना, उससे डेप्रीसिएशन चार्ज उस पे होनी है। एक्सेप्शन क्या है? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड दोस्तों क्या है? एक्सेप्शन है, याद है ना, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है? अगर क्वेश्चन आ गया तो जनरल रूल तो यही है ना, तो आपने कहना है हाँ कि डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है। जब वो क्वेश्चन पेपर में देता है तो वो जनरल रूल की बात करता है, अगर वो एक्सेप्शन की बात करे तो हिंट देगा, बताएगा, पूछेगा, ठीक है, फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड उसने स्टेटमेंट में लिखा होगा कि अब बताएं होगी कि नहीं, ठीक है। तो फिर अगर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड हुआ तो फिर चार्ज, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही ऐसे डिजाइन हुआ है, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही दोस्तों रेट इन रुपीज, डेप्रीसिएशन रेट इनटू रेट रुपीज में आना है। ये वाहिद मेथड है जिसमें रुपीज में रेट आता है, बाकी सब में परसेंटेज में आता है। अच्छा जी, तो मल्टीप्लाई यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट्स प्रो या यूज, अगर सोल्ड यूनिट्स हुए और प्रोड्यूस कुछ और हुए, सोल्ड कुछ और हुए, तो प्रोड्यूस लेना है, यूनिट्स प्रोड्यूस। तो इस वाले अकाउंटिंग पीरियड या साल में यूनिट्स तो प्रोड्यूस हुए ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली जवाब 0 आना है, ठीक है, क्योंकि उसके फॉर्मूला का डिजाइन ही ऐसा है। ये बात समझ आ गई? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कि अगर प्लांट जो है या कोई भी एसेट है वो अवेलेबल, उसकी डेप्रीसिएशन स्टार्ट किस डेट से करनी है। हमने क्लास में एग्जांपल ली थी, हमने क्लास में एग्जांपल ली थी, अगर किसी को याद हो तो, अवेलेबल फॉर यूज जब होगा तब से उसकी डेप्रीसिएशन। एक प्लांट था, फॉर एग्जांपल एक प्लांट था, वो अवेलेबल फॉर यूज था, AFU का मतलब अवेलेबल फॉर यूज लिख रहा हूं, वो था 1 अप्रैल 2020-21 को अवेलेबल है, इंस्टॉल भी हो चुका है, ठीक है, सब कुछ हो चुका है, सही है, आज इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। आपने नहीं की, बिजनेस ने नहीं की, लेकिन अवेलेबल फॉर यूज तो था। बिजनेस ने प्रोडक्शन स्टार्ट की 1 अक्टूबर 2000। जी बताएं, डेप्रीसिएशन कब से स्टार्ट करनी है? शाबाश, नो 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 गुड्डू, ये जनरल रूल है। ये क्या है? ये सारे मेथड्स, ये तो जनरल रूल है, ये तो क्या, हर एसेट पे यही रूल अप्लाई होना है, अवेलेबल फॉर अगर क्वेश्चन आ गया कि डेप्रीसिएशन किस डेट से स्टार्ट होनी है, तो अवेलेबल फॉर यूज देख लेना किस दिन था। एक बात और मुझे बता दें, आपने दोस्तों पेमेंट कर दी किस दिन को? 1 जनवरी
2020-21 को प्लांट की पेमेंट कर दी, प्लांट की पेमेंट कर दी, ये क्या कर दी, पेमेंट कर दी, क्या कर दी जी, पेमेंट की है। बताएं डेप्रिसिएशन इस डेट से स्टार्ट कर दें, इस डेट से करनी है, पेमेंट कर दी और प्लांट या कोई भी एसेट, सिर्फ प्लांट नहीं, कोई भी एसेट आपके वेयर हाउस में आ गया, ठीक है भाई, वो आ गया फॉर एग्जांपल 1 मार्च 2021 जी। बताएं ये वेयर हाउस में पड़ा हुआ है एसेट, ये एसेट पड़ा हुआ है वेयर हाउस के अंदर जी। बताएं डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट करनी है भाई, अभी इंस्टॉल वगैरह होना है, अभी इस पे काम करना है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पक्का रहेगा इस डेट को, इस डेट को, ओके है। चलें जी, ये सारी चीजें कवर हो गई हैं, ये सारी चीजें जी। जी क्या, हाँ एक बात और, कल मैंने ना कुछ शॉर्टकट्स बताए थे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, आपने देखें जब शॉर्टकट लगाना है ना असल में, तो आपने किसी एक चीज को पक्का करना है शॉर्टकट को समझने के लिए। मैंने ये कहा था एंड पे, मैंने ये कहा था कि नहीं, मैंने आपको एंड पे कहा था ना कि आपने गुड्डू तूने तो कल क्लास ही नहीं ली, अच्छा मैंने कल ये कहा था कि आपने जो शॉर्टकट है ना वो लगाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, ये बता दिया था। हाँ एक्यूमुलेटेड, नेटबुक वैल्यू पे भी शॉर्टकट लग सकता है, रेजिडुअल वैल्यू को ऐड कर दूं, इस तरह करके कुछ लग सकता है, लेकिन देखिए हम मुश्किल क्यों बना रहे हैं अपने लिए। हम एक एक्सेप्शन बताता हूं अभी, हम हर मेथड में शॉर्टकट लगाएंगे किस पे दोस्तों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड, उसने पूछा ईयर 4 की नेट बुक वैल्यू बता दें, नेट बुक वैल्यू पे भी शॉर्टकट लग सकता है, लेकिन ना गलती होने का चांस है। हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे शॉर्टकट लगाएंगे जो मैंने कल सिखा दिया था, ठीक है जी। कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में शॉर्टकट आपको 15-20 सेकंड में आ जाएगा, कैलकुलेटर से आ जाएगा। कॉस्ट से माइनस करें, ये नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू, 4th ईयर की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सम ऑफ डिजिट मेथड जो था उसमें हमारा सम ऑफ डिजिट निकला था 15, कितना 15, सम ऑफ डिजिट कितना निकला था 15 निकला था। वो कहता है ईयर 3 के एंड पे नेट बुक वैल्यू बता दो, नेट बुक वैल्यू को जितना अभी और डेप्रिशिएट उसने अगले सालों में होना है, जितनी उसमें पोटेंशियल है, जितना अगले सालों में डेप्रिशिएट, इसमें फिर दो चीजें आ जाती हैं ना, एक तो रेजिडुअल वैल्यू भी आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू अभी वो भी रहती है, और जितना डेप्रिशिएट और मजीद होना है वो भी रहता है, ठीक है भाई। तो आपने चुप करके इस पे लगाना। एक एग्जांपल देख लें, सम ऑफ डिजिट मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, इसकी कॉस्ट थी कल वाले में, चलें जितनी भी थी, अब नया एक दफा दोबारा देख लें। सम ऑफ डिजिट था 15, कितना 15, हमें नेट बुक वैल्यू चाहिए तीसरे साल के एंड पे, कितना एंड पे, नहीं अगर इधर मैं सिर्फ 3 से करूंगा ना, ये तीसरे इधर आता, असल में इसका फॉर्मूला डिवाइडेड बाय सम ऑफ यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ, लाइफ 5 थी, तो ये रिमेनिंग लाइफ से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये क्या आएगा, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या करना है, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे हैं, 5 + 4 + 3 कितना हो गया 12, इधर आ जाएगा 12। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना, इसको कॉस्ट से माइनस करो नेट बुक वैल्यू। एक एक्सेप्शन थी सिर्फ जिसमें कहा था कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो ना, उसमें डायरेक्ट क्या करो, नेट बुक वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेट था 15%, वो कहता है तीसरे साल के एंड पे आप नेट बुक वैल्यू बता दें, ये ले, ये क्या आ गई, कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर दें, अगर उसने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल 200 कॉस्ट है, तो ये ले, ये क्या आ गई, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला बनेगा, ये नेट बुक वैल्यू कॉस्ट में इधर आके माइनस होगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कॉन्सेप्ट पक्के, ठीक है भाई। इधर अगर नेट बुक वैल्यू आ गई ना हमारे पास, तो नेट बुक वैल्यू को इधर ले आओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर ले आओ, ठीक है भाई, वो निकल आएगी, ठीक है भाई, हाँ ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ ये था, कुछ नहीं करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूले में आ जाएगा। कॉस्ट है ना, कॉस्ट में रेजिडुअल वैल्यू शामिल होती है, हाँ डेप्रिसिएशन के लिए तो ऑब्वियसली रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी ना,
हाँ, डेप्रिसिएशन हमेशा डेप्रिशिएबल अमाउंट पे चार्ज होती है, डेप्रिशिएबल अमाउंट पे। उसमें तो ऑब्वियसली आपने, हाँ उसमें तो ऑब्वियसली लेनी ही आपने क्या है, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू क्या, पहले साल की कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू सेम होनी है, सेम होनी है, ठीक है। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अगर आपसे मॉक में क्वेश्चन आया था अनडेप्रिशिएटेड परसेंटेज बता दें एसेट की, अनडेप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, जरा बताओ जरा लॉजिकली। शाबाश, रिमेनिंग, रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू, जिसने अभी और डेप्रिशिएट होना है, होना है। अगर कि कहे आज तक एसेट डेप्रिशिएट कितना हो गया भाई, समझ आ रही। अच्छा, आज तक एसेट कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, तो फिर क्या होगा। अच्छा ये देखें, कहता है साल के एंड पे, तीसरे साल के एंड पे नेट बुक वैल्यू कितनी होगी। इधर जो फॉर्मूला बता दो कितना आता है, मेरे ख्याल 61.42% आता है शायद जी, यही आएगा इंशाल्लाह, यही है। अच्छा, 100% में से ये माइनस करो तो क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जितनी एक्यूमुलेटेड, जितना आज तक डेप्रिशिएट हो चुका। ओके है भाई, ओके है, अब कोई मसला तो नहीं है इसमें। चलें जी, आप C3 के हैं। अच्छा क्या, अच्छा इनका ये क्वेश्चन ये है कि यूजफुल लाइफ है 4 साल, तो पहले साल में हमने एसेट जो खरीदा वो स्टार्ट में नहीं खरीदा, ठीक है जी। तो पहले साल के फॉर एग्जांपल 7वें महीने में खरीदा, हमने 4 साल पूरे करने हैं। अब मैं वो नहीं बना रहा, टेबल नहीं बना रहा इस तरह, पहले साल में 6 महीने, दूसरे में पूरा साल, तीसरे में पूरा साल, चौथे साल में भी पूरा साल, 5वें में जो रिमेनिंग लाइफ 6 महीने रहेगी उसमें आ जाएगा, ठीक है जी जी जी। उसमें आएंगे, मेरा तो ये ख्याल है जो 12 + 12 24 + 6 30, ठीक है। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, 30 आएंगे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो वो इतने आ जाएंगे। अगर देखें, नहीं कोई मसला नहीं है, ये ले 150, नहीं नहीं कोई मसला नहीं, 150 डिवाइडेड बाय 4 साल में कितने महीने हैं, 48। हमें किसके एंड पे चाहिए, हमें कितने के एंड पे नेट बुक वैल्यू चाहिए, ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 के साथ, ये मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। इसको माइनस करूंगा तो नेट बुक वैल्यू, नहीं नहीं कुछ नहीं है, क्या मसला क्या है भाई। अच्छा जी चलें, ठीक है, देखें कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन तो एक जेन्युइन क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है, ओके। असल में ना पेपर में जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप लोगों का टाइम ज्यादा लेके जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर आते भी कैलकुलेशन वाले हैं उसमें, डेप्रिसिएशन में। अच्छा जी, तो अब आपने ऐसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना ऐसे ऐसे, ठीक है भाई। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वेंटरी का चैप्टर। किसका चैप्टर, इन्वेंटरी का चैप्टर। भाई देखें, इन अजान हो रही है, अजान सुने। अच्छा जी, अच्छा आप इनको बुलाएं, आपका बैड एंड डाउटफुल डेट का क्लासेस मिस थी आपकी, वो कल फ़ायदा हो गया, कल समझ लगी चीज़ों की, कल लिया लेक्चर, कल फिर नहीं लेक्चर लिया, वेल डन वेल डन वेल डन। चलें वो अवेलेबल है ना, वो आप लोगों के लिए लिखवा दिया बस, ठीक है ठीक है, वो लेक्चर ले लीजिएगा इंशाल्लाह, उसमें सारी चीज़ें कवर हैं जो नॉर्मल क्लास में डिस्कशन की थी ना, वो सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर हैं, वो अब दोबारा नहीं क्लास, अब बस वो लेक्चर ले लें बस, इंशाल्लाह उसी से फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह, उसमें सारी चीज़ें कवर हैं। अच्छा जी भाई, अब चैप्टर है कौन सा, इन्वेंट्री का, कौन सा, इन्वेंट्री। भाई कह रहे हैं IAS 2, अच्छा जी पता नहीं क्या है ये भाई, इन्वेंट्री का क्या है, चैप्टर है ये। अच्छा, आज से पहले जितनी हमने काउंटिंग पढ़ी ना, वो हमने किससे रिलेटेड पढ़ी, ट्रेडिंग, किससे रिलेटेड, अच्छा ट्रेडिंग। इससे अगला जो चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग का, किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा कोई बता सकता है इन्वेंट्री क्या होती है, शाबाश। देखें हमने परचेजिज की, परचेजिज हमारा क्या है, एक्सपेंस है, परचेजिज हमारा क्या है, एक्सपेंस है। देखें अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे कुछ चीजें हम बेच नहीं सके, हम बेच, परचेजिज क्यों की होंगी,
बेचने के लिए ही ना, बेचने के लिए की, और क्या चीजों को ऐसे देखने के लिए, बेचने के लिए, लेकिन वो बिक नहीं सकी, अगले काउंटिंग पीरियड में बिक जाएंगी। अगले काउंटिंग, जो चीजें हमने परचेज तो की थी लेकिन अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हमारे पास ही पड़ी रही, हमारी ऑनरशिप में भी है, हमारी ऑनरशिप में भी है, कंट्रोल भी है, सही है, पैसे दिए थे, पास्ट इवेंट, ठीक है, या देने का वादा किया था, ठीक है भाई, और रिसोर्स भी है, वो उनको इन्वेंटरी कहते हैं, वो करंट एसेट में आता है, ठीक है भाई, समझ आ गई इन्वेंटरी किसे कहते हैं। अच्छा जी, अब असल में बात ये है, कल जिस तरह हमने इन्वेंटरी, परचेज कॉस्ट, एक्सपेंस, अब देखें परचेज जो है इसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी, परचेज की जो कॉस्ट है इसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी, इन पे कल हमने जिस तरह वो प्लांट पे गुफ्तगू नहीं की थी भाई, बिल्कुल वही वाली गुफ्तगू इधर भी है, बिल्कुल इधर भी वही वाली गुफ्तगू है। अच्छा, वो सेम वही रूल इधर भी लगने हैं, एडजस्टेबल टैक्सेस कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है जी, नॉन एडजस्टेबल बनेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी अगर कहीं बाहर से करनी पड़ी तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, अगर एडजस्टेबल नहीं है तो एफईडी बन जाएगा, अगर एडजस्टेबल नहीं है तो फ्रेट, नॉर्मल एक्सेप्शन नहीं पूछ रहा, फ्रेट भी बन जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, रिबेट या सब्सिडी, शाबाश, रिबेट या सब्सिडी कभी भी ना तो पीपी, ना तो क्या कहते हैं, हमने जो प्लांट पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें एसेट का पार्ट बनेगा और ना ही इधर परचेज का पार्ट बनेगा, ये बात होगी भाई, क्लियर है। अच्छा, असल में अब बात ये है कि इन्वेंट्री को, जैसे हमें पता, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं सॉरी, दो सिस्टम हैं, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो, कोई बता सकता है? पर एक तो है परपेचुअल, एक क्या है, सिस्टम कितने हैं दोस्तों, सिस्टम कितने हैं, परपेचुअल, और एक क्या है, और दो मेथड्स हैं, फाइफो एव को यानी वेटेड एवरेज, और एव यानी वेटेड एवरेज, ओके भाई, ओके है। अच्छा जी भाई, अब दो सिस्टम हैं और उनके दो मेथड्स हैं, अब पहले समझे 1 मिनट में फाइफो क्या है। फाइफो है फर्स्ट इन का मतलब है परचेज, इन का मतलब क्या है, आउट का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है कि जो चीज पहले आई परचेज की, वो चीज पहले, ठीक है भाई, जो चीज पहले आई वो पहले बिक जाएगी, जो चीज पहले आई वो पहले बिकेगी, पहले आए पहले पाएं, लिखा होता है ना, लिमिटेड सीड्स आर अवेलेबल, वो क्यों लिखा होता है भाई, वो इसका मतलब होता है जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा मेथड क्या है, एव को। अच्छा, इन मेथड की हमें जरूरत क्यों महसूस होती है, 2 नंबर के एमसीक्यूज आ गया पेपर में, कोई बता सकता है? शाबाश, हमें इन मेथड, यार इन्वेंट्री है उसे रिकॉर्ड कर दो ना, 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं, 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं जो नहीं बिके अभी तक, क्या मसला है भाई, इनको रिकॉर्ड कर दो। ओ गुड्डू, इसीलिए तो इधर खप रहे हैं, कलव रहे हैं, इसीलिए तो इधर भाई, इसीलिए तो ये 2 मेथड है ना, इसीलिए तो ये 2 मेथड है, कोई रेट होगा तो उसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, भाई मसला यूनिट्स का नहीं है, मसला रेट का है। मसला क्या है भाई, यूनिट्स तो हैं, मल्टीप्लाई करना है, कर दो रेट से। ओ भाई, रेट ही तो नहीं है, रेट होता तो मल्टीप्लाई करके इसे करंट एसेट में रिकॉर्ड कर देते, रेट नहीं है, मल्टीप्लाई बाय रेट। ओ भाई, रेट ही तो है नहीं, तो वैल्यू कैसे आएगी? इसके लिए ये हैं 2
मेथड क्या है? FIFO और एफको, FIFO और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने परचेजेस कर ली, फिर हमने क्या कर ली? परचेजेस। फिर हमने सेल कर दी, फिर हमने क्या कर दिया? सेल कर दी। FIFO कहता है फॉर एग्जाम्पल इधर लिख लो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इधर भी तो लिखा जा सकता है। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हमारे पास पड़े थे, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए थे, कितने भाई? हमारे पास पड़े थे 2000 यूनिट्स, कितने? 2000 यूनिट्स, ठीक है जी, 2000 यूनिट्स पड़े थे। और भाई हमने परचेजेस की, हमने क्या किया? परचेजेस की, कितने यूनिट्स की भाई? हमने 5000 यूनिट्स की परचेजेस कर ली। हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं आज? कितने भाई? 7000। कितने? इसमें से हमने सेल कर दिए यूनिट्स कितने भाई? 2000 क्या हैं भाई? 2000 क्या हैं? अब मसला असल में ये है, ये वाले जो यूनिट्स हैं, ये वाले जो यूनिट्स हैं, ये वाले, क्या ये सारे ये हैं? FIFO मेथड कहता है, FIFO कहता है पहले ये वाले यूनिट्स फिर ये वाले, तो कोई मसला नहीं है। असल में मसला ये है यूनिट्स का तो है ही नहीं, वो इसलिए ये खपना पड़ता है जो हमारे पास पहले यूनिट्स होंगे उनका रेट वो किसी और रेट पे खरीदे होंगे, जो दोबारा परचेज किए वो किसी और रेट पे खरीदे होंगे। अगर तो भाई सेम रेट हुआ इसका और इसका, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो कोई मसला नहीं है। ये हमने खरीदे थे 4 रुपए पे पर यूनिट, रेट पर टोटल भाई ये हमने खरीदे थे 10 रुपए के, कितने के? इधर 8000 आया, इधर क्या आया? 50,000। ओके भाई, कहता है जो सेल हुई है वो किस पे हुई है? वो किस पे हुई है? वो कहता है 2000 ये वाले यूनिट्स और भाई 3000 कौन से वाले? ये वाले। पीछे कितने बचे? 2000। कहता जो आज आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ये वाले यूनिट्स होंगे, ये वाले। यानी कितने पे पड़े हुए हैं? बात समझ आ गई? बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई है भाई? अच्छा जी, वेटेड एवरेज क्या कहता है? अच्छा, ये जो है ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं पर परपेचुअल सिस्टम की। ये किसकी कर रहे हैं? हम लेजर कार्ड बनाया करते थे हम, क्या अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। निकालने तो वही वाले यूनिट्स है ना, माइंड में थोड़ा सोच के निकालने तो वही वाले। असल में ना 2 नंबर के एमसीक्यू आना है, उसने 6 एडजस्टमेंट तो दी नहीं होनी, मैक्सिमम 3 होंगी, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं देगा, ठीक है? तो आप माइंड में थोड़ा सोच सकते हैं इसे वैसे। फिर उसके बाद ओकाशा भाई वेटेड एवरेज मेथड आ गया। कौन सा मेथड आया? वेटेड एवरेज। असल में नमाज में थोड़ा सा टाइम रह गया, ठीक है, तो जमात ना रह जाए। हम नमाज पढ़ते हैं उसके बाद इंशाल्लाह वेटेड एवरेज स्टार्ट कर देंगे फौरन, ठीक है भाई? चलें जी, कर दें। अच्छा जी, हम थे किधर? हम थे इधर। हमने कहा था ये हमने FIFO के, हमारा सिस्टम ये है परपेचुअल, ठीक है जी, परपेचुअल। और हमने ये FIFO के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व किया। किसके अकॉर्डिंग किया? FIFO के अकॉर्डिंग। अच्छा, हम ना पहले परपेचुअल में लेजर कार्ड बनाया करते थे, बहुत बड़ा लेजर कार्ड पे हमने प्रैक्टिस सीखी थी, ऐसे ही है, ठीक है ना? लेकिन इस तरह भी अगर हम करेंगे, हमने जब MCQ को सॉल्व किए थे तो शॉर्टकट ये वाला सीखा था, इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं किसमें? वेटेड एवरेज, एफको के मुताबिक। किसके मुताबिक? एफको असल में क्या कहता है? एफको यानी वेटेड एवरेज क्या है? वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। वो कहता है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, आपने परचेजेस कर ली हैं, परचेजेस, ओपनिंग कुछ और रेट पे पड़ा है, परचेजेस कुछ और रेट पे पड़ी हुई हैं, ऐसे ही है। इधर यूनिट्स का मसला नहीं है, अवेलेबल फॉर सेल भी उतने हैं, सेल क्लोजिंग स्टॉक भी उतना ही है,
मसला रेट का है। वेटेड एवरेज मेथड ये कहता है कि आपने रेट को वेटेड एवरेज बेसिस पे निकाल लेना है। देखें दो चीजें हैं ना हमारे पास, 4 + 10, इसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है, ये वेटेड एवरेज नहीं होता। ये वेटेड एवरेज ये नहीं होता दोस्तों, वेटेड एवरेज ये नहीं होता। अब इसका तरीका क्या होगा, इसका मेथड क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक इतना ही है, क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक इतना ही है। अब इसमें रेट इधर क्या आएगा कि हम बैलेंस शीट में जाके इसको रिकॉर्ड कर सकें एज अ करंट एसेट। तो वेटेड एवरेज कहता है आपने, ये परपेचुअल सिस्टम है, कौन सा? परपेचुअल। वेटेड एवरेज कहता है परपेचुअल सिस्टम के अंदर वेटेड एवरेज कहता है कि आपने दो परचेजेस, एक पहले वाली उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली, एक पहले वाली उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली, उन दो परचेजेस का वेटेड एवरेज ले लेना है। सही है भाई? कैसे? अभी मैं ये इन दोनों को करो प्लस, 58,000 आ जाएगा। डिवाइड किससे करना है? डिवाइड किससे करना है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स? ये आ गया टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल। अच्छा ये खैर फॉर्मूला तो नहीं है, हम अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। टोटल कॉस्ट ऑफ 2 परचेजेस ऑफ टोटल यूनिट्स ऑफ 2 पर टोटल कॉस्ट डिवाइड करना है टोटल यूनिट से। कौन से वाली? ऑफ 2 परचेजेस। कौन सी 2 परचेजेस? दो कंसेक्यूटिव कह सकते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? साथ साथ वाली, यानी एक हमने 5 को की थी, अगली कर ली 6 को, तो वो वाली 2 परचेजेस। एक हमने परचेज की थी 8 को, एक हमने कर ली 10 को। ठीक है भाई? अच्छा एक हमने 5 को परचेज की थी, एक हमने 6 को की थी, उन दोनों का एक रेट आ गया। क्या आ गया? एक रेट आ गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट परचेज हमने की थी, जो नेक्स्ट परचेज की है, आज पिछले वाला जो रेट है वो, और ये वाली जो परचेज है, इसको वेटेड एवरेज कर लेना है। ठीक है? या इसको इस तरह कर लें, टोटल कॉस्ट किसकी? टोटल कॉस्ट हमने किसकी निकालनी है? ओल्ड प्लस, इस तरह कर लें, ओल्ड प्लस न्यू परचेजेस। ओल्ड प्लस इससे क्या पता चला? ओल्ड क्या है? ओल्ड पिछला चाहिए, और ये क्या है? और ये ओल्ड पहले वाले यूनिट्स, इसका हमने पहले ही रेट निकाल लिया होगा ना। और ये क्या है? ये न्यू परचेजेस। ठीक है जी? अच्छा अभी तो खैर ये दो हैं सिर्फ, सिर्फ दो हैं, इसलिए मसला नहीं है। अच्छा जी अब मुझे बताएं टोटल कॉस्ट इनकी कितनी है? टोटल कॉस्ट 8,000 प्लस, अच्छा ये ओल्ड की है, ओल्ड की कितनी है? 8,000, और नए वाले की कितनी है? ओल्ड के यूनिट्स कितने हैं जी? नए वाले के कितने हैं? हाँ जी बोलें डिवाइडेड बाय रेट क्या आ गया? रुपीज, ये यूनिट्स हैं, ओ सॉरी ये रुपीज है, और ये क्या है? ये यूनिट्स हैं, ये क्या हैं? ये आ जाएगा रुपीज कितना? 8 पूरा लिखवा दो, 286 कर लेते हैं पर यूनिट, ये आएगा। ठीक है जी? ओके है भाई? ओके है? ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा
अब इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक और चीज ऐड करते हैं, एक और चीज ऐड करते हैं। अब दोबारा इस पे फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर एग्जांपल एज्यूम करो एक नई परचेज हो गई, एक क्या हो गई, नई परचेज होगी, एक नई परचेज हो गई है, एक नई परचेज हो गई, वो हुई है फॉर एग्जांपल 3000 यूनिट्स परचेज हमने मजीद कर लिए 11 पे, कितना आ गया। अब ये दोबारा रेट अपडेट होगा क्योंकि दो चीजों को लेना है, ये आ जाएगी न्यू परचेज और ओल्ड क्या है, जितने यूनिट्स मैं ज्यूम कर रहा हूं सेल नहीं है, और पिछले वाला जो रेट है, जो पिछले वाला रेट है, जो पिछले वाला ये ओल्ड लिखवाएं जरा रेट। अब दोबारा कैसे निकलेगा, शाबाश 58,000 50 और प्लस ये क्या है, ओल्ड के यूनिट्स बता दें, टोटल 7,000 नए यूनिट्स बताएं जी भाई, बोलें रेट बता दें, ₹9.1 यूनिट। भाई ये समझ आई है, अच्छा ये समझ आ गई, समझ आ गई है। अब एक दफा मुझे इसके लगे हाथों साथ पीरियोडिक भी समझाने दें, फिर मैं दोनों के उसूल लिखवा देता हूं। अब पेपर में बस वो इस्तेमाल करने हैं, पेपर में क्या इस्तेमाल करने हैं, बस वही इस्तेमाल करने हैं। ये तो समझ आ गई ना, वो मैं बता देता हूं। एक दफा मुझे ये वाला उसूल समझा देने दें, साथ पीरियोडिक भी समझाने दें। ये क्या है, परपेचुअल, ये क्या है, पीरियोडिक, क्या है भाई, पीरियोडिक सिस्टम, क्या है भाई, पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में भी दो ही मेथड हैं, पीरियोडिक सिस्टम में भी दो ही मेथड हैं, ऐसे ही है भाई। पहले बात करते हैं फाइफो की, किसकी भाई, फाइफो की। पहले किसकी बात करनी है, फाइफो की। मैं यही एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास कितने यूनिट्स बचे हुए हैं आज, हमारे पास कितने यूनिट्स बचे हुए हैं, 2000 यूनिट्स बचे हैं। बेशक पीरियोडिक मेथड हो, सिस्टम हो, बेशक परपेचुअल हो, फाइफो के अंदर तो जो लेटेस्ट वाले यूनिट्स पड़े हैं उसका रेट लगना है, उसका रेट, लेटेस्ट वाले यूनिट्स का रेट बता दो जी, बताएं। 20,000, इधर मैं स्टार लगाने लगा हूं, इधर क्या करने लगा हूं, स्टार, स्टार। अच्छा जी, आप गुड्डू, बात असल में ये है, बात असल में, नकल में नहीं, असल में ये है, अब मैं करने लगा हूं वेटेड एवरेज या एव को। इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक यही है, इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक मसला किसका है, रेट का। पहले लें दो एग्जाम्पल, यानी हमारे पास ओल्ड परचेजेस पड़ी थी प्लस एक परचेज नहीं की, पहले लेना है इधर तक, पहले भाई मेरे ये जी बता दें भाई, इसमें हमने रेट कैलकुलेट किया हुआ है, इसमें हमने रेट कैलकुलेट किया हुआ है। पहले मुझे इन दोनों का बता दें, पहले इन दोनों को बताएं क्या होगा रेट। ओल्ड परचेजेस पड़ी हुई थी, फिर उसके बाद नई परचेज की। इस मेथड में अब मुझे रेट बता दें क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज निकलेगा ना, 50,000 प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितने हैं, कितना, रेट बताएं क्या आएगा, 8.286। ये हो गया एग्जाम्पल 1। क्या हो गया, एग्जाम्पल 2 में हमने क्या किया, हमने एक नई परचेज कर ली, हमने क्या किया, पीरियोडिक सिस्टम ये कहता है आपने जितनी भी परचेजेस की सारों की कॉस्ट लो, सारों के यूनिट्स लो, दो के नहीं
दो के नहीं, सारों की कॉस्ट लो, सारों की, सारे यूनिट्स ले लो सारे। इधर फॉर्मूला बनेगा टोटल कॉस्ट, यानी इसका फॉर्मूला ही ये बनेगा, क्या बनेगा भाई? टोटल कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड या ड्यूरिंग द ईयर। अब मुझे टोटल कॉस्ट बता दें एक ही दफा, टोटल। इसमें आपने दो नहीं सारे सारे 10 हो, 6 हो, 5 हो, बताओ भाई। 50 प्लस 8000 प्लस 33,000 डिवाइडेड बाय बताओ 5000 प्लस 2000 प्लस 3000। जी गुड्डू बताओ रेट। 9.9.9.1 9.1 यूनिट। अब आप असूल लिखना शुरू करें, अब आप असूल लिखना शुरू करें जरा। अब ये सारी पिक्चर आपके सामने, अब ये क्या है, सारी पिक्चर आपके सामने है, असूल लिखना शुरू करें। लिखें, वेरी गुड, वेल डन, छा गया भाई बेटा। ये किस तरह ये घर लेके जाएगा, ये तो इधर ही कहीं तो ने फेंक फूंक देना है। अच्छा जी, लिखें, सबसे पहले लिखें, सबसे पहले लिखें, सबसे पहले परपेचुअल की हेडिंग दें। मैं परपेचुअल के उसूल लिखवाने लगा हूं, फिर मैंने पीरियोडिक के उसूल लिखवाने हैं। लिखें, परपेचुअल सिस्टम में, परपेचुअल सिस्टम में, परपेचुअल सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के बाद रेट अपडेट होगा। परपेचुअल सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के बाद रेट अपडेट होगा। फाइफो में तो आपको पता है ना कि हमने क्लोजिंग स्टॉक जो लेटेस्ट वाला बस उस पर रेट लगा देना है, ठीक है। हर परचेज की ट्रांजैक्शन के बाद रेट अपडेट, ये वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज। परपेचुअल में ब्रैकेट में वेटेड एवरेज लिख लो ना। परपेचुअल सिस्टम में, परपेचुअल सिस्टम में, यानी ये वेटेड एवरेज की बात है। परपेचुअल सिस्टम में हर परचेज की ट्रांजैक्शन के बाद रेट अपडेट होगा। आगे ही लाइन लगानी है और पीरियोडिक का लिखना है। पीरियोडिक में लिखें, हाँ हाँ वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। फाइफो में तो मैं बताता हूँ ना क्या करना है। फाइफो में तो भाई रेट हमेशा आना ही सेम है। अच्छा, वेटेड एवरेज लिखें। अब आप पीरियोडिक में वेटेड एवरेज लिखें, लाइन लगा लो ना, इस तरह लाइन लगाओ, दोनों की सूल लिखो। अच्छा, पीरियोडिक में लिखें, ये वेटेड एवरेज की बात है। हमने रेट निकालने के लिए सारी परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट को, टोटल परचेज कॉस्ट यानी जितनी दफा परचेज की, टोटल परचेज कॉस्ट को डिवाइड कर देना है टोटल यूनिट्स के साथ। हर ट्रांजैक्शन के बाद नहीं बेटा, सारी उठा लेनी है पीरियोडिक में, सारी परचेज। ये जिस तरह किया, ये जिस तरह किया सेम आ रहा है, वो बताता हूं क्यों आ रहा है गुड्डू। अभी एक मैंने सेल डाली ना, साथ ही गड़बड़ हो जानी है, बताता हूं। लिख लिया भाई। पीरियोडिक में क्या लिखा है, टोटल यूनिट्स के साथ डिवाइड करके रेट निकालना है। रेट निकालने का पता चल गया, रेट निकालना है, ठीक है जी। नीचे लिखें, नीचे लिखें, नीचे पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम में
पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम में, ये वेटेड एवरेज की बातें कर रहा हूं सारी, पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम में हमेशा रेट सेम आएगा, हमेशा रेट सेम आएगा इफ देयर इज नो सेल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इफ देयर इज नो सेल ड्यूरिंग द, भाई एमसीक्यू आ सकता है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा है कि बेचारे ने बिजनेस शुरू किया, सेल ही कोई नहीं हुई, अकाउंटिंग पीरियड छोटा था ना, 1 महीने का था, सेल नहीं हुई, ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है ये, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। देखो भाई प्रूव हो गया ना प्रूव किया कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ। अब आपने पेपर में तजर्बे करने नहीं बैठ जाना कि मैं इधर प्रूव करके देखूं, आपको न्यूटन का उन्होंने नहीं अवार्ड नहीं दे देना, ठीक है, ना ही अर्शमिदिस वो जो था उस वो नहीं, उन्होंने उसका तमगा नहीं देना आपको हुस्ने कारकर्दगी का, ये कर दिया प्रूव, बस ये असूल याद करके पेपर में टिक कराना, बस ये हमने प्रैक्टिस की हुई है इसकी, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब आपको अगर पूछे वेटेड एवरेज में, अगर आपसे कोई पूछे पीरियोडिक में रेट कैसे निकलता है, उकाशा बताओ। जी पीरियोडिक में रेट कैसे निकलता है, ये वाला गुड्डू, ये रेट कैसे निकलता है पीरियोडिक में, शाबाश, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है, अगर परचेजिज हुई हैं 10 दफा, अगर परचेजिज हुई हैं 10 दफा, तो 10 दफा जो कॉस्ट आई टोटल, उसको प्लस करना है, टोटल को डिवाइड कर देना है टोटल यूनिट्स के साथ, ठीक है भाई, एक बात हो गई। परपेचुअल में रेट कैसे निकलता है वेटेड एवरेज का, दूसरी बात बताओ, परपेचुअल में कैसे निकलता है, एजाज आप बताओ। हाँ, परपेचुअल में ओल्ड वाली को प्लस, यानी हर नई परचेज पे रेट निकलेगा। अगर ये एमसीक्यूज आ गया, ये हमने टेस्ट में टेस्ट किया था, क्या टेस्ट में टेस्ट ये किया था कि कौन सा मेथड है जिसमें हर परचेज के बाद रेट अपडेट होगा, कौन सा मेथड है, कौन सा सिस्टम है और कौन सा मेथड है। तो सिस्टम कौन सा था, परपेचुअल, मेथड कौन सा था, एबको या वेटेड एवरेज। ओके भाई, ये याद रहेगा। अच्छा जी, तीसरा उसूल क्या बना, अगर कोई सेल नहीं है तो वेटेड एवरेज में चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो, सेम रेट आएगा, ये देख लें, सेम रेट आएगा। अब थोड़ा सा मंतक करके देखें जादू। अब हमने क्या करना है, अच्छा चलें पहले फाइफो के उसूल लिखें, अब फाइफो के लिख लें, फाइफो लिखें। फाइफो के अंदर दोनों में, चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो, फाइफो के अंदर हाँ लिखवाई थी, मुझे पता है, भूल जाते हैं ना लोग। फाइफो के अंदर चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल सिस्टम हो, रेट हमेशा सेम ही तो आना भाई, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक हमेशा सेम आएगा भाई। देखें लेटेस्ट वाली हमने पकड़नी है ना, फाइफो में तो मसला ही नहीं आता, ये वाला फाइफो में तो मेरे मासूम दोस्त ये वाला मसला नहीं आता, ठीक है भाई, ये उसूल लिख लिया। फाइफो के अंदर देखो ना, ये फाइफो था, क्या था, इसमें तो यार जो लेटेस्ट परचेज होती है उसके मुताबिक रेट निकलता है ना। फाइफो के अंदर चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे परपेचुअल हो, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा सेम आएगा। रेट भाई, रेट जो है रेट तो ऑब्वियसली वो होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट जो है वो क्या है, दोनों में सेम आएगी। जब रेट है वो सेम आ गया ना, इसमें भी 10 है और लेटेस्ट वाला जो है इसमें तो मसला ही नहीं है सोचने का, वेटेड एवरेज में मसला पड़ता है, हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा एक और बात, अब परपेचुअल सिस्टम में हम रेट निकालने के लिए लेजर कार्ड बनाया करते थे। परपेचुअल सिस्टम में हम रेट निकालने के लिए क्या, ये ना लिखो बेटा, सुन लो,
हम क्या बनाया करते थे? लेजर कार्ड बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? लेजर कार्ड बनाया करते थे। देखें, अगर तो फाइफो मेथड हो तो लेजर कार्ड बनाने की जरूरत नहीं। अगर तो फाइफो मेथड हो, लेजर कार्ड बनाने की जरूरत, ये देख लें ना, ये लेजर कार्ड बनाने की जरूरत फिर नहीं है ना। ये देखें, जोन सा मर्जी मेथड है, सेम आ रहा है। लेजर कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। लेजर कार्ड बनाने की जरूरत मेरे दोस्तों नहीं है फाइफो के अंदर। अगर डाटा सेम है, अगर दोनों का डाटा, वो आपसे 2 नंबर का एमसीक्यू पूछ सकता है, कौन सा मेथड है, किस मेथड में पीरियोडिक और परपेचुअल में रेट सेम आता है? फाइफो है। कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक सेम आएगा, रेट सेम आएगा। ठीक है भाई, ये याद, ये जहन में बिठा लें। अगर डाटा सेम हो ना, अगर तो भाई डाटा ही चेंज हो गया, अगर तो पीरियोडिक में यूनिट्स हुए 1500, परपेचुअल में हुए 2000, क्लोजिंग स्टॉक के फिर तो भाई क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ही चेंज है ना। ठीक है, अगर डेटा सेम हो तो सेम आएगा। ठीक है भाई, ओके है। एजाज तुझे एशिया कप जब उन्होंने खिलाया था उसके बाद तो टीम में नहीं शामिल किया, क्या हुआ था? नहीं, एशिया कप में ओवर जो लास्ट किया था भाई, वो बांग्लादेश शाकिबुल हसन को आउट किया। ठीक है, दो अच्छा, फिर सीए ज्वाइन कर लिया इन्होंने। अच्छा जी, ओके चीमा साहब। अच्छा भाई, अच्छा भाई, ये ओके है। अच्छा जी, परपेचुअल में हर परचेजेस के बाद रेट अपडेट होता है। पीरियोडिक में तो हम सारी टोटल परचेज कॉस्ट को पकड़ते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किससे करते हैं? टोटल यूनिट्स के साथ, टोटल यूनिट्स के साथ। अच्छा जी, अब इधर देखें, इधर हमने क्या किया था? इधर हमने रेट निकाला था, इसका रेट और इसका रेट सेम आया। क्यों सेम आया भला? भाई सेल ही कोई नहीं है। सेल होता तो रेट अपडेट होना था। सेल ही करके देख लेते हैं एक दफा, शायद रेट चेंज हो जाए। ना हुआ तो तजर्बा सही, ना हुआ तो तजर्बा सही, फिर कुछ और असूल बना लेंगे। देखे, काम करेंगे तो कोई ना कोई, अगर ना सही आया तो यार कोई मसला नहीं है, फिर कोई अच्छा, अगर ना सेम आए, देखे तजर्बा करना है ना, तजर्बा करके देख लेते हैं। लर्निंग का तो कोई वो नहीं है ना, तजर्बा करके देखते हैं। तजर्बा इधर करना है, पेपर में तो ये तजर्बे नहीं करने आपने। पेपर में जो उसूल लिखे हैं वो इसलिए तजर्बा करने लगे हैं, शायद सेम आ जाए, शायद अगर ना हुआ तो चलो मेरा भी फायदा हो जाएगा, आपका भी फायदा हो जाएगा। अच्छा जी, चलें जी, अल्लाह खैर करे। ये वाला तजर्बा वैसे किया नहीं हुआ पहले। अच्छा भाई, देखें हमारे पास यूनिट्स कितने थे भाई? 2000 स्टार्टिंग थे, 5000 हमने दोबारा परचेज किए। ठीक है भाई, इसके बाद सेल हो गई। 2000 थे हमारे पास, 8000 फिर दोबारा परचेज किए। फॉर एग्जांपल ये 1 जनवरी 2021, फिर हमने 15 जैन 2021 पे दोबारा परचेजेस कितने की भाई बोलो? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। तो भाई फिर उसके बाद सेल हो गई। फिर उसके बाद 20 को क्या हुई? 20 को क्या हुई? सेल हो गई भाई मेरे 2500 यूनिट्स की। कितने की? अच्छा जी, सेल हो गई 2500 यूनिट्स की। ठीक है भाई, आज अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं? अवेलेबल फॉर सेल कितने हैं बोले? 4500। कितने हैं भाई? 4500। ठीक है भाई। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने क्या किया? परचेजेस कर ली। फिर क्या किया? परचेजेस कर ली हमने 22 जैन को। ठीक है जी, हमने कर लिए भाई 3000 यूनिट्स दोबारा परचेज। ठीक है भाई, अब ये कौन सा मेथड है? परपेचुअल। अब मुझे रेट निकाल के दें, क्या आएगा इधर? रेट निकाल, इधर तो सेम ही आएगा ना जी भाई। कितना आएगा? इधर रेट आ जाएगा किस तरह भाई? 58,000 डिवाइडेड बाय जी, क्या रेट आएगा? 8.28। वो सेम आ गया, सेम ही आएगा ना ऑब्वियसली। अच्छा जी अब दोबारा बल्कि ये यूनिट्स नहीं हमें रखने चाहिए थे। कितने इधर आए थे? इधर भी 3000 ही थे शायद।
नए परचेजेस जो की थी उसके यूनिट्स कितने थे? 3000 ही थे ना, ठीक है ठीक है। अच्छा भाई वो परचेज कितने पे किए थे? 33,000 यानी 11 पे। कितने पे? 11 पे। अब इसका जब हमने रेट निकाला था वो कितना आया था? 9.1 यूनिट, 9.1 यूनिट। जब इसको दोबारा हमने, अच्छा जी ये मेरा ख्याल लेजर कार्ड ही इसके लिए बनाना पड़ेगा भाई। अच्छा जी अच्छा, अब आपने जब, अच्छा अब देखें, अब भाई देखें हमारे पास जो क्लोथिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो किससे परटेन करता है? हमारे पास जो क्लोथिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो किससे परटेन करता है? सारे का सारा किससे परटेन कर रहा है? सारे का सारा। कितने यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल हैं? 4500 अवेलेबल फॉर सेल थे। फिर दोबारा हमने ये परचेजेस कर ली। आज कितने यूनिट्स आ गए हमारे पास? दोबारा फिर 75 आ गए। अच्छा भाई कितने हैं भाई? 75 यूनिट। तजर्बा देखते हैं। अच्छा भाई ये 3000 इधर से पड़े हैं और भाई 4500 ये वाले पड़े हैं, 4500 ये वाले पड़े हैं, 4500 ये वाले पड़े हैं और भाई 3000 ये वाले पड़े हुए हैं। सही है ना? नहीं नहीं ये देखो ना 45 इसमें से पड़े हैं 3000। नहीं 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 वेटेड एवरेज है ना। एक मिनट नहीं भाई एक मिनट, ये परपेचुअल सिस्टम है और वेटेड एवरेज है। और क्या है? वेटेड एवरेज है। एक मिनट ना। अब इसमें से 5000 वालों का रेट कितना था? ये निकला था। अच्छा जी अब भाई 4500 यूनिट्स का रेट कितना है? मल्टीप्लाई बाय 8.286 और भाई प्लस कितना करना है? 3000। अब बकर भाई इधर कितना है भाई? इधर 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 ये सारे के सारे यूनिट्स आ जाएंगे। ये कितने आ जाएंगे? 33,000। अच्छा जी यूनिट्स कितने हैं? 7500 टोटल। अब रेट निकाल लें। 9.3 रुपीज 9.37 पर यूनिट। ठीक है भाई क्या रेट आया? 9.37 आ गया। अब भाई इधर आपने सारों को प्लस करके रेट निकालना है। ठीक है भाई रेट में डिफरेंस आया कि नहीं आया? तो लिखें नीचे, लिखें अगर कभी हाँ तो ठीक है। इधर इधर क्लोथिंग स्टॉक कितने का होगा? 7500 मल्टीप्लाई बाय 9.1। इधर कितने का होगा? ये देखें इधर होगा 7500 मल्टीप्लाई बाय 9.37 9. जी बताएं जी जी। अच्छा रुपीस। इधर बताएं जी बताएं। 9.1 मल्टीप्लाई बाय 7500 इधर कितना? 68। अच्छा भाई अब देखें, अब असल में ये फर्क क्यों आता है? असल में ये वेटेड एवरेज है ना। अगर तो नेम इधर दो चीजों को प्लस करना है, इधर तो ये दो चीजों को प्लस किया ना, इधर सारों को किया, सारों का वेटेड एवरेज हो गया। उसूल ये बना अगर तो नई वाली परचेज ज्यादा अमाउंट की है तो इधर क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा होगा। अगर 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 भाई यही हमने खरीदा होता 9 रुपए पे, क्लोथिंग स्टॉक कम आना था इसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में। ऑब्वियस बात है ना, ऑब्वियस बात है। लिखें वेटेड एवरेज में, फाइफो में तो मसला नहीं है, वेटेड एवरेज में लिखें। वेटेड एवरेज में, वेटेड एवरेज में, वेटेड एवरेज में अगर ड्यूरिंग द ईयर सेल हो जाए, वेटेड एवरेज में अगर ड्यूरिंग द ईयर सेल हो, वेटेड एवरेज में अगर ड्यूरिंग द ईयर सेल हो तो पीरियोडिक
और परपेचुअल का रेट और ऑब्वियस है क्लोजिंग स्टॉक भी सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। नीचे लिखें, अगर नई वाली परचेज पिछली परचेज अगर नई वाली परचेज की कॉस्ट प्रीवियस रेट से ज्यादा की होगी, अगर नई वाली परचेज की कॉस्ट, ब्रैकेट में पर यूनिट लिख लो, ब्रैकेट में पर यूनिट लिखो ना, प्रीवियस से ज्यादा होगी तो मेरे भाई परपेचुअल में क्लोजिंग स्टॉक पीरियोडिक से ज्यादा आ रहा होगा, ओके भाई। फिर ये देखें ना, ये देखें, ये समझे, इधर बात को समझे। नई वाली परचेज कितने पे थी? 11 पे। पुराना रेट कितना था? पुराना रेट जो निकाला था वो कितना था? 8.26, 8.2। नई वाली परचेज ज्यादा है, नई वाली परचेज ज्यादा है, ठीक है जी। तो इसको फिर एवरेज आउट करेंगे ना, ऑब्वियसली ये 8.3 से तो ज्यादा ही आएगा ना। 8.26 वो 11 है, वो क्या कहते हैं 8.286 है, और आज जो नई परचेज की वो ज्यादा की है, तो ऑब्वियसली रेट फिर ज्यादा निकला ना इधर। और इधर आ जाए, इधर तो वेटेड एवरेज ही होना है। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर कर देता हूं, मैं इधर नहीं साथ नहीं, मैं इधर कर देता हूं 8.5। कितना? 8.5 अगर मैं कर दूं, 8.5 मैं कर दूं, या फिर मैं 8 कर देता हूं। अब मुझे बताएं रेट कितना आएगा? 3 3 24 कितना आएगा? 24। अब बगैर देखे मुझे पता है, अब बगैर देखे मुझे पता चल गया एक बात का, क्या भाई? हाँ जी। अब मुझे रेट बता दें एक दफा, अब मुझे टोटल बता दें। इधर 24,000 आएगा जी, बताएं रेट बताएं। 8.17 पर 8 इससे रेट कम आएगा, इससे रेट फिर ऑब्वियस है ना यार, ये एवरेज वेटेड एवरेज है ना, वेटेड एवरेज है, फिर पिछली से रेट कम आएगा। 8.17 जरा बताएं कितने यूनिट्स आते हैं टोटल, सॉरी प्राइस कितनी आती है बताओ, बोलो 6 जी 287। अच्छा जी, इधर 24,000 करो। अच्छा इधर करो भाई, इधर 24,000 करो। 58,000 प्लस 24,000 कर दो, 8.2 तकरीबन सेम ही है, 8.2 आ गई। हाँ जी ठीक है, हाँ 8.2 रुपीज, 8.2 पर यूनिट कितना आ गया? इधर कितना आया? कितना? 82 कैसे आता है गुड्डू? 500, ये तकरीबन सेम ही है फिर तो भाई। अच्छा, अगर अगली परचेज का रेट जो है वो ज्यादा होगा तो पिछली दफा से रेट ज्यादा आएगा। अगर नेक्स्ट जो परचेज है उसका रेट ज्यादा होगा, ज्यादा, तो फिर इससे रेट क्या है? ज्यादा आ रहा होगा भाई, ठीक है बात ये? ओके है? अच्छा जी, अब आप उसूल लिखना शुरू करें, ये बात तो इधर तक खत्म हो गई ना, इधर तक खत्म हो गई। अब अगर इस तरह के पेपर में एमसीक्यूज आए तो उम्मीद है कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है? कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तजर्बों से चलो कुछ तो निकला। किधर से मिटाऊं ये? नहीं इंशाल्लाह सही होगा।
अच्छा भाई पहले एक चीज करवाने दें भाई, इधर देखें, इधर देखो, ओ इधर देखो भाई। अब मैं सबसे पहले ना आपने क्या निकालना है, फाइफो के मुताबिक क्वेश्चन आ गया, आपने सबसे पहले निकालने हैं क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। फॉर एग्जांपल ओपनिंग यूनिट से, फॉर एग्जांपल ओपनिंग कितने ही लेते हैं, कितने 2000। परचेजेज हैं ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेज एक दफा हुई जी 5000 की, फिर दोबारा फॉर एग्जांपल हो गई जितनी भी हुई 3000 की, ठीक है भाई, फिर दोबारा परचेज हुई, डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं उसमें भाई, फिर कितने, फिर क्या होगी, ड्राइंग्स होगी, क्या हो गई, क्या हो गई भाई, फिर क्या हो गया, 1000 यूनिट्स की क्या हो गई, ड्राइंग से परचेज के यूनिट्स कम हो जाएंगे ना भाई, सेल होगी, क्या हो गई, सेल होगी, क्या हो गई, सेल हो गई जी 2500 की, कितने की, चेरी पे गुड्स दे दी, चेरी नहीं, चैरिटी चैरिटी चैरिटी, चेरी पे नहीं, चैरिटी, चैरिटी पे 500 गुड्स, 500 यूनिट्स दे दिए गुड्स के, जब दे दिए तो हमसे तो यूनिट्स कम हो गए ना, ठीक है जी, हाँ सेल भी माइनस। आज कितने यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं क्लोथिंग स्टॉक के, 2000, 5000, 5000 और 7, 10,000, 10,000 में से 6000 कितने, ये क्या हैं, क्लोथिंग यूनिट्स, क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स, क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स, ये क्या है, फाइफो मेथड, जितना मर्जी बड़ा डाटा दे दे, आपने क्या करना है, जोन सा मर्जी मेथड हो, आपने क्या करना है, क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स निकालने हैं, मल्टीप्लाई किससे करना है, लेटेस्ट वाली परचेज का, फॉर एग्जांपल रेट था, क्या रेट है जी, इसका रेट था जी 4, इसका था 10, इसका है 11, ये अब मुझे बता दें, क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट ये 6000 है, ये किस किस में से हैं, एक तो 3000 में से हैं, एक 5000 में से हैं, क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स दो में से बचे हुए हैं, एक तो हैं भाई, एक तो है 3000, ऑब्वियसली 3000 में से ही होंगे। अच्छा जी, जो इधर का रेट है वो बता दें मुझे, जो इसका रेट है, इस और इसमें से होंगे ना, इसका रेट है 11, इसका रेट कितना है जी बताएं, जी 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 बोलें, क्या अमाउंट आई, क्लोथिंग स्टॉक कितने पे पड़ा हुआ है, ठीक है भाई, ओके है एजाज भाई, फाइफो, फाइफो अगर आ गया ना तो जोन सा मर्जी डाटा दिया हुआ उसने ये होना है, क्या होना है, ठीक है भाई मेरे, हाँ ओके है भाई, ओके है, आपने बस फाइफो में एक काम देखना है, क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स किस किस में से पड़े हुए हैं, ठीक है भाई, हाँ अगर बहुत ज्यादा डेटा आ गया, वेटेड एवरेज में देगा नहीं, 2 से 3 ट्रांजैक्शंस होंगी, तो फिर कैसे काम करना है भाई, आपको पता है हर परचेज पे देखें, सारा डाटा दे दिया, सारा डाटा दे दिया, सारा यही सारा डाटा दिया हुआ है, आपको पता है इधर भी रेट चेंज होना है, इधर एक दफा रेट चेंज होगा, एक दफा इधर रेट चेंज होगा, सही है भाई, इधर जो रेट चेंज होगा, इधर जो रेट चेंज होगा, एक ये रेट होगा ना, इसका रेट कितना है, इसका रेट कितना आया था, 8.286 आया था रुपीज पर यूनिट, अच्छा जी, फिर ये कितना आया था, रुपीज 9.1 पर यूनिट, ऐसे ही है जी, इसका ये रेट आया था, आज अगर मुझे, आज अब लेजर कार्ड नहीं बनाना, अब लेजर कार्ड नहीं बनाना, छोड़ो छोड़ो, जी जी हाँ इसको ही अच्छा लेजर कार्ड नहीं बनाना, क्लोथिंग स्टॉक का यूनिट्स तो इतने ही है ना, ये कितने पे पड़े हुए हैं 3000 वाले, 8 पॉइंट, बेटा वेटेड एवरेज रेट, वेटेड एवरेज रेट, ये कितने पे पड़े हैं जी बताएं, बताओ ना, मल्टीप्लाई करके बताओ भाई, क्लोथिंग स्टॉक, शाबाश,
इसका नया रेट कितना निकला दोनों का, इस दोनों का नया रेट कितना निकला 9 पॉइंट, नहीं ना, इसका रेट ये था, इसका ये निकला था, हाँ 9.1। जी बताएं 6000 मल्टीप्लाई बाय 9.1 बताओ 54, ये आ गया। ठीक है भाई, अगर ये क्लोथिंग ये होता, अगर आप अब पीरियोडिक में कैलकुलेट करके दिखा दो, 6000 है, पीरियोडिक में कैलकुलेट करें रेट इधर कितना आएगा, क्योंकि सेल बाद में है। ठीक है, अगर सेल पहले हो जाती तो रेट चेंज हो जाना था। ठीक है भाई, ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, फाइफो के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने क्लोथिंग स्टॉक का यूनिट्स निकाल के रेट लगा देना है, लेटेस्ट वाली परचेज के पर यूनिट रेट का। ठीक है, जोन सा मर्जी सिस्टम है। दूसरी बात, वेटेड एवरेज के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा डेटा दिया हुआ है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपने रेट, आपको पता है कोई एक रेट आना है, क्या आना है, कोई एक रेट आ जाना है, सही है भाई। उस पे क्लोथिंग स्टॉक को क्या कर देना है, एवेल्युएट, उस पे क्लोथिंग स्टॉक को एवेल्युएट कर देना है। ठीक है भाई, क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स को उससे मल्टीप्लाई कर देना, एक रेट आ जाएगा, एक रेट दोनों को। हाँ जी, लेटेस्ट नहीं आएगा ना, वेटेड एवरेज है। फाइफो में लेटेस्ट आता है हमेशा, इसमें लेटेस्ट नहीं आएगा, इसमें तो वेटेड एवरेज करेंगे ना दोनों को। ठीक है भाई, और इसमें लेटेस्ट से मुराद ये है कि जो नया वाला रेट निकला होगा ना, उसके मुताबिक क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स पड़े होंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें भी ऐसे ही होना, अगर सेल आ गई कहीं तो फिर दोनों का रेट डिफरेंट हो जाएगा। ओके है, अच्छा जी, अब मैं ये सारा रेज करने लगा हूं। ओके, अब ड्राइंग्स आगे, क्या उसका नाम है, शेयर रिटर्न। असल में ना आपको ये पता होना चाहिए, अगर परचेज रिटर्न हो गई, हमारे यूनिट्स क्या हैं, अवेलेबल फॉर सेल कम हो जाएंगे। अगर परचेज रिटर्न हो गई तो क्या होगा, कम हो। अगर सेल रिटर्न हो गई तो सेल से कम होते हैं यूनिट, सेल रिटर्न से बढ़ जाएंगे। अगर ऑनर चीजें घर ले गया तो यूनिट्स, गुड्स यूनिट्स जो हैं घर ले गया, कम हो जाएंगे। ड्राइंग्स हो गई, फ्री सैंपल दे दिए, चैरिटी दे दी, उससे यूनिट्स। ठीक है भाई, ओके है। चलें जी, अब मैं ये सारी चीजें रेस करने लगा हूं। अब आपने क्या करना है, असल में ना नए नए तजर्बे कर रहे हैं हम, कोई नहीं। अच्छा जी,